हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। फोटोसिंथेसिस की थर्ड क्लास में हमने पूरा लाइट रिएक्शन को स्टडी किया, देखा किस तरीके से जी स्कीम होती है, कैसे एटीपी सिंथेसिस होता है और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स आए वो थे एटीपी और एनएडीपीएच। अब हम आगे इसको लेके चलेंगे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल लाइट रिएक्शन से आगे की साइकिल है जो कि बायोसिंथेटिक फेज़ होता है, जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से केल्विन साइकिल आगे ऑपरेट होती है। सो लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं एटीपी, वो हैं एनएडीपीएच और ऑक्सीजन जो ऑलरेडी हमारी बाहर एनवायरनमेंट में निकल जाती है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। एटीपी और एनएडीपीएच हैं वो शुगर की बायोसिंथेसिस को ड्राइव करते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वजह से हमारी अब शुगर बनेगी। सो जो बायोसिंथेटिक फेज़ है फोटोसिंथेसिस का वो लाइट रिएक्शन पर या लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं तो ये सिंथेटिक फेज़ होगी। अगर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं हैं अवेलेबल तो ये बायोसिंथेटिक फेज़ नहीं होगी। तो लाइट रिएक्शन के कौन से प्रोडक्ट्स हैं? वो हैं हमारे एटीपी और एनएडीपीएच बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर यूज़ होगी बिकॉज इसी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। सो इमीडिएटली, अब ये कैसे पता चला हमको? इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, ये जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू होती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। और फिर हम जैसे ही उसको लाइट देते हैं वो सिंथेसिस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमने लाइट को बिल्कुल अनअवेलेबल कर दिया तो उस केस में जितने भी थोड़े बहुत रिएक्शन के प्रोडक्ट बने हुए थे एटीपी और एनएडीपीएच, जब तक वो अवेलेबल थे तब तक ये फेज़ चलती है, लेकिन जैसे ही ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब ये फेज़ रुक जाती है। और जब हम लाइट को दोबारा से रिस्टोर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, लाइट से फिर से ये प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं और फिर से हमारी ये जो सिंथेसिस है ये शुरू हो जाती है। ओके, सो बायोसिंथेसिस फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देते हैं। सो इस रिएक्शन के लिए, बिकॉज ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जो एनर्जी की नीड होती है जिन रिएक्शंस को, यहाँ पर एटीपी जो हमारा बना है वो इस रिएक्शन को ड्राइव करता है। और जो एनएडीपीएच है, आपने देखा होगा जी स्कीम में, वो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए हाई एनर्जी के, ताकि वो कार्बन एटम्स को बाइंड कर पाए। ओके, तो ये जो रिएक्शन है पूरी की पूरी बायोसिंथेटिक फेज़ की, इसको पूरा देने वाले थे मेल्विन केल्विन। अब मेल्विन केल्विन ने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया और एक सिंपल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर उन्होंने जो फोटोसिंथेटिक एल्गी थे, जैसे क्लोरेला हो गया, उसको उन्होंने ग्रो किया। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करने के लिए उन्होंने एक अलग से पोर्ट बना रखा है। यहाँ एयर आउटलेट का एक पोर्ट बना रखा है और एक पोर्ट इंजेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली जहाँ पर कार्बन की जगह पर रेडियो एक्टिव कार्बन को लगाया, उसको उन्होंने अंदर इंजेक्ट किया। और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद, एक 0 आवर पर, उसके बाद फिर 1 मिनट में, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद उन्होंने बॉइलिंग अल्कोहल में से इसको निकालना शुरू करा, एल्गल को। और जैसे ही वो बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर ये एल्गी गया, वो एल्गी किल हो गया, डेड हो गया। तो उन्होंने उसको रिएक्शन को वहीं पर फ्रीज कर दिया। ओके, और फिर उन्होंने ये चेक किया क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कि हमारे किस कंपोनेंट के अंदर या किस सब्सटेंस के अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन मौजूद है। जब इन्होंने ये इसको इन्यूमरेट कर लिया कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन इस 0 पर इस रिएक्शन के अंदर है, उसके बाद दूसरे केमिकल के अंदर मिला उनको एक सेकेंड टाइम पॉइंट के बाद, थर्ड टाइम पॉइंट के बाद उनको तीसरे केमिकल के अंदर मिला, तो उन्होंने एक पूरी सीरीज़ बनाई कि भाई किस तरीके से ये रेडियो एक्टिव कार्बन मूव कर रहा है अलग अलग सब्सटेंसेस में। और वहाँ से उन्होंने एक पूरी की पूरी साइकिल को डिकोड कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल या केल्विन साइकिल। तो इसकी वजह से इनको 1961 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। सो उन्होंने पूरे कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे को पूरा वर्कआउट किया और इसी वर्किंग आउट की वजह से आज हम ये समझ पाए कि किस तरीके से बायोसिंथेटिक फेज़ में
कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो जो इसमें जो की स्टेप होता है वो होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना, और उसको रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं RUBP। ये एक 5 कार्बन कीटोज शुगर है, राइट। तो कीटोज शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जो जिनमें कीटोन ग्रुप होता है ना। मैंने आपको ये कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियो में बताया था। तो ये 5 कार्बन कीटोज शुगर है, और ये 5 कार्बन कीटोज शुगर क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर देगा, और जब ये इसको अटैच कर लेगा अपने साथ तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। ओके, तो कार्बन फिक्स हो गया। कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को RUBP के साथ अटैच करना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। अब कार्बन फिक्सेशन की वजह से क्या हुआ कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरेट के बन गए। ऐसा क्यों बना? अगर आप देखेंगे कि ये हमारा 5 कार्बन है RUBP, इसमें एक कार्बन जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अब ये टोटल कार्बन कितने हो गए? 5 + 1 6। 6 कार्बन कंपाउंड जब स्प्लिट हुआ तो वो 3 कार्बन PGA के अंदर स्प्लिट हुआ, यानी 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट के बन गए। क्लियर हो गई बात किस तरीके से बना? जहाँ जो प्लांट्स ये फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं 3 कार्बन का, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं C3 प्लांट्स। याद रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है C3 प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट्स। तो हम इसको भी हम एक सेपरेट उसमें देखेंगे लेक्चर में कि वो क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग C3 प्लांट पर फोकस करते हैं। ओके, तो C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी है रिडक्शन, और तीसरी है रीजनरेशन। तो अब हम देखेंगे इन फेजेस को कि किस तरीके से ये फेजेस कनेक्टेड हैं और क्या क्या इन फेजेस में होता है। ये है कार्बोक्सिलेशन, ये है सेकेंड फेज रिडक्शन, और ये है थर्ड फेज रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होता है, साइकिल की बिगिनिंग में कार्बन एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 5 कार्बन RUBP में ऐड हो जाता है, राइट। और इस पूरी प्रोसेस को कैटलाइज करती है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। और आप जानते हैं कि रुबिस्को इस पूरे प्लैनेट पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर इस प्लैनेट पे कोई पाया जाता है तो वो है रुबिस्को। और अगर एनिमल्स में है तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था एक क्लास में, कोलेजन, राइट। कोलेजन, कमेंट करके बताइए यस और नो। तो ये जो साइकिल है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इसके साथ जुड़ गया, और ये कार्बन एटम से RUBP के साथ ये 6 कार्बन बना दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर अटैच्ड टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये 3 और ये 5, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया 5, 5 + 1 6, इन्होंने स्प्लिट करके बना दिया 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो 3 कार्बन इधर हैं और 5 3 15, 15 कार्बन इधर हैं, तो 15 + 3 18 कार्बन्स, और यहाँ पर ये 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, तो 6 3 18, मैथ्स हमारी इक्वल हो गई। यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है, ये 18 कार्बन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, उसने ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर स्प्लिट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया, और ये बन गया हमारा 3 कार्बन शुगर, जिसको हम बोलते हैं 3 PGA इन शॉर्ट। अब सेकेंड स्टेज में जाते हैं, वो है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर हमारा ग्लूकोज बन जाता है रिडक्शन के अंदर। अब क्या हुआ, इसमें जो हमारी एनर्जी है वो हमको मिलेगी ATP से, और हाइड्रोजन हमको मिलेंगे NADPH से। वो इस 3 PGA में ऐड हो जाते हैं, और वहाँ से जब ये ऐड हो जाते हैं तो अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है वो बन जाता है हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर।
अब इसमें से कुछ जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो बन जाता है ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जो कुछ बचा हुआ है वो हमारा आरयूबीपी को रीजनरेट करने में वापस यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा रीजनरेशन हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द रिड्यूस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स दे आर यूज टू रीजनरेट द 5 कार्बन स्टार्टिंग आरयूबीपी एंड दैट कंप्लीट्स द साइकिल। ये पूरी की पूरी केल्विन साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो जहाँ आरयूबीपी से हमने शुरू करा, आरयूबीपी पर ही हमने जाके इसको फिनिश करा, और साथ में हमने थोड़ा सा ग्लूकोज भी बना लिया। तो अब देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गए एक साइकिल में। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए बन गया। तो ये आपका पीजीए, ये 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब एक पीजीए में 3 कार्बन है तो 6 पीजीए में 18 कार्बन है, राइट। और यहाँ पर 3 कार्बन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से आए और 5 3 15 कार्बन हमारे आरयूबीपी से आए। तो 15 + 3 18 कार्बन हमारे ये हो गए। अब ये जो 18 कार्बन है उसने हमारे 3 मॉलिक्यूल्स जो है स्टार्टिंग के आरयूबीपी को उसको रीजनरेट कर लिया, क्योंकि उसमें से 15 हमारे 5 3 15 कार्बन हमारे आरयूबीपी के बन गए। अब जो 3 कार्बन बचे वो हम उससे बना हमारा एक मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक मॉलिक्यूल हमारा बच गया, और जो बाकी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे 15 उससे ये रीजनरेशन हो गया आरयूबीपी का। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, जब नेक्स्ट साइकिल में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा तो ये दोनों मिलके बना देंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। तो ये हमारी रिएक्शन है केल्विन साइकिल की। 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 एटीपी, 6 NADPH प्लस वाटर, ये बनाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल, 8 PI प्लस 9 ADP और 6 NADP। ओके, यहाँ पर NADP भी रीजनरेट हो गए और वो उनकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये है हमारी केल्विन साइकिल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। 5 of the Calvin cycle enzymes including Rubisco they are light activated। अब देखिए इसको हम रिएक्शन को जनरली हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये लाइट एक्टिवेटेड होते हैं ये जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स हैं इंक्लूडिंग रिबोस्को, एंड दे बिकम फंक्शनल और ऑपरेट मोर एफिशिएंटली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर लाइट नहीं है वो तभी भी ऑपरेट तो होंगे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी डे में बढ़ जाती है। ओके, नाउ लाइट प्रमोट्स द इनफ्लक्स ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, जिसकी वजह से रुबिस्को और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम आयन है ये इम्पॉर्टेंट है इस रुबिस्को का, इसकी एफिशिएंसी को या इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। तो लाइट क्या करेगी, ये मैग्नीशियम आयन का इन्फ्लक्स कर देती है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में, जिससे ये रुबिस्को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है। द 3 कार्बन शुगर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज़ अ की इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हम लोग जब आगे ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये दिखेगा कि ये जो 3 PGA है ये की इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन ये जो 3 PG ये जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, सॉरी GPA, ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्लोरोप्लास्ट से एक्सपोर्ट हो जाता है और सीधे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर जाके ये ग्लाइकोलिसिस में उस साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका रिवर्सल भी हो जाता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसकी वजह से ये बैक रिवर्स में जाता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को बना देता है, और फिर वहाँ से वो सुक्रोज को भी बना सकता है, जो कॉमन टेबल शुगर है, जो कि एक डाइसैकराइड है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है। तो इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है ग्लाइकोलिसिस का। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जा सकता है और ये रिवर्स रिएक्शन में भी जा सकता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कंबाइन कर देता है धीरे धीरे, और वो इंसॉल्युबल स्टार्च बना देता है जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से आपने सुना होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उस फोटोसिंथेसिस से स्टार्च फॉर्मेशन बनता है। एक्चुअली में बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन वो फिर बाकी की चीज़ें जो और मॉलिक्यूल्स बनते हैं वहाँ जब वो एक्स्ट्रा एक्सेस में बन जाते हैं तब वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टार्च एज ए स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। तो इस तरह से ये केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, और केल्विन साइकिल के जो प्रोडक्ट्स हैं
इस तरीके से हमारे जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ये स्टार्च फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम आज की क्लास फिनिश करते हैं और अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।